तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका घुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है वेनरेबल। दोस्तों वेनरेबल का मतलब होता है आदरणीय या फिर पूजनीय, यानी कि वेनरेबल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो ज़्यादा एज या फिर एक्सपीरियंस की वजह से रिस्पेक्ट के लायक हो जाता है। यानी कि जो रिस्पेक्ट है वो इसलिए होती है क्योंकि उसने लाइफ में काफ़ी कुछ देखा होता है और हमेशा सही बिहेव किया होता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा बोलते तो नहीं है, लेकिन जब भी बोलते हैं तो सारे लोग उन्हें बहुत ही सीरियसली और ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वो जिस सोसाइटी में रहते हैं या फिर जो भी अपने आसपास जिन लोगों के बीच में वो रहते हैं, तो उनके बीच में उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब कि एक तरीके से यानी कि उनकी तारीफ़ें होती है, एडमायर किया जाता है, उनकी उनकी सराहना की जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को हम वेनरेबल कह सकते हैं, जो हमारे लिए मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के लायक होते हैं। साथ ही साथ जो आदरणीय है, पूजनीय है, तो ऐसे व्यक्ति को हम वेनरेबल कहेंगे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों इसी के साथ हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके स्कूल का कोई सीनियर टीचर है, तो आप कहोगे कि ही इज़ अ वेनरेबल टीचर, यानी कि इसका मतलब है कि टीचर ओल्ड भी है, यानी कि उम्रदराज भी है, साथ ही साथ सभी उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। या फिर आपकी कॉलोनी के कोई मतलब कि बूढ़े अंकल है, तो हम कहेंगे ही इज़ अ वेनरेबल पर्सन इन आवर कॉलोनी। यानी कि यहाँ ये जो वर्ड है वो इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि सब उनकी बातें मानते हैं, क्योंकि उनकी जो है वो उम्र बड़ी है, साथ ही साथ उनके एक्सपीरियंसेस भी ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखी है। तो उस तरीके से आप जो है वो उन्हें भी वेनरेबल कह सकते हो। या फिर मान लीजिए कि आपके ऑफिस का कोई सीनियर मेंबर, तो हम क्या कहेंगे कि शी इज़ अ वेनरेबल मेंबर ऑफ द टीम, यानी कि कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, यानी कि मेल फीमेल कुछ भी, तो ही या फिर शी इज़ द वेनरेबल मेंबर ऑफ अ टीम। यानी कि हम क्या कहेंगे, मतलब उनका एक्सपीरियंस और रिस्पेक्ट दोनों क्या है, तो स्ट्रांग है, आपसे ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है, तो आदरणीय है, पूजनीय है, यानी कि सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल मीनिंग में ये ध्यान रखना है कि वेनरेबल उस पर्सन को बोलते हैं जो सिर्फ जो है वो बूढ़ा नहीं होता है, यानी कि उम्र में बड़ा नहीं होता है, बल्कि टाइम के साथ रिस्पेक्ट अर्न कर चुका होता है, यानी कि कमा चुका होता है, तो उसे हम कहेंगे वेनरेबल। अब दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड या फिर एस्टीम्ड। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है, जिसकी इज्जत की जाती है, यानी कि जो इज्जतदार होता है, जिसका सम्मान किया जाता है, जिसको सम्मानित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कह सकते हैं, तो रिस्पेक्टेड कह सकते हैं, ऑनर्ड कह सकते हैं, फिर एस्टीम्ड कह सकते हैं। ऑनर्ड और एस्टीम्ड का मतलब होता है सम्मानित। वही एंटोनी में हमारे पास है डिसरिस्पेक्टफुल, कंटेम्प्टेबल या फिर अनवर्दी। दोस्तों डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब होता है जिसकी कोई इज्जत नहीं होती है, या फिर जिससे जो है वो मतलब कि एक तरीके से जो है वो मतलब कि जिसकी बेइज्जती की जाती है, तो उसे हम कहेंगे डिसरिस्पेक्टफुल, हम उसे कह सकते हैं। कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है जो बहुत ही घृणास्पद हो, जिससे आपको नफरत हो, तो ऐसी चीज़ को हम कंटेम्प्टेबल कह सकते हैं। अनवर्दी का मतलब होता है जो किसी चीज़ के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, पात्र नहीं है, जिस पर किसी चीज़ का मतलब कि जिस इंसान का किसी चीज़ पर अधिकार नहीं है बेसिकली, तो उसे हम जो है वो मतलब कि एक तरीके से अनवर्दी कह सकते हैं, यानी कि जो कुछ डिजर्व नहीं करता है, तो उसे हम अनवर्दी कहेंगे। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द वेनरेबल प्रोफेसर वॉज एडमायर्ड बाय स्टूडेंट्स फॉर हिज विजडम एंड काइंडनेस। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक वेनरेबल प्रोफेसर है, यानी कि हमने वेनरेबल पढ़ा, तो वेनरेबल का मतलब होता है कि एक बहुत ही मतलब कि एक्सपीरियंस वाला, या फिर एज, यानी कि जो उम्र दराज भी है, साथ ही साथ उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, या फिर उनकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा एक प्रोफेसर है जिसे जो है वो मतलब कि स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा सराहा गया, यानी कि उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ हुई। तो किस लिए, तो उनकी विजडम, यानी कि उनकी बुद्धि, उनकी इंटेलिजेंस के लिए, और उनकी जो काइंडनेस है, यानी कि उनकी जो दया है दूसरों के प्रति, इन दो क्वालिटीज के लिए जो है वो स्टूडेंट ने उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, तारीफ की, एक वेनरेबल प्रोफेसर की। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वेनरेबल यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सपेंसिव। दोस्तों एक्सपेंसिव का मतलब होता है व्यापक या फिर खुला हुआ। दोस्तों एक वर्ड होता है एक्सपेंसिव, जहाँ पर यहाँ पर मतलब कि EXPE आता है वहाँ पर, और यहाँ पर ए है, तो ये बहुत ही छोटा सा फर्क है, आपको ध्यान रखना है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगा, और यहाँ पर एक्सपेंसिव का मतलब होता है व्यापक यानी कि खुला हुआ। यानी कि एक्सपेंसिव का मतलब होता है जो साइज, एरिया या फिर सोच में बड़ा हो या फिर इजिली स्प्रेड हो जाता हो। ये जो वर्ड है वो सिर्फ जगह के लिए नहीं बल्कि किसी की थिंकिंग के लिए यानी कि किसी की सोच के लिए, किसी के बर्ताव के लिए यानी कि बिहेवियर के लिए, या फिर नेचर के लिए भी यूज हो सकता है। मतलब कुछ ऐसी चीज जो छोटी या फिर टाइट नहीं है बल्कि ओपन और वाइड है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंसिव हम उसे कहेंगे। उसी तरीके से आपको कुछ और भी एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगी, तो उस तरीके से आप अच्छे से समझ पाओगे कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई बड़ा सा ग्राउंड है, बिग ग्राउंड है, तो उसे हम कहेंगे कि द स्कूल हैज़ एन एक्सपेंसिव प्ले ग्राउंड। तो इसका मतलब है कि प्ले ग्राउंड का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा और वाइड है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए कि कोई ओपन थिंकिंग वाला पर्सन है, यानी कि ओपन थिंकिंग पर्सन, तो हम उसके लिए कहेंगे शी हैज़ एन एक्सपेंसिव माइंड सेट। यहाँ पर ये वर्ड बताता है कि उसका जो माइंड सेट है वो नैरो नहीं है, यानी कि वो नैरो नहीं सोचती बल्कि हर चीज़ को ओपन माइंड से देखती है। या फिर अगला एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए कि कोई बिग हाउस व्यू, यानी कि किसी के हाउस का जो मतलब कि घर का जो व्यू है वो बहुत ही बड़ा और क्लियर है, तो उसके लिए हम कहेंगे द हाउस हैज़ एन एक्सपेंसिव व्यू। इसका मतलब है कि वो जो व्यू है, वो जो दृश्य है वो बहुत ही वाइड है और दूर दूर तक वहां से क्लियरली दिखाई देता है। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि एक्सपेंसिव का ओवरऑल मतलब होता है जो चीज़ बड़ी है, वाइड है या फिर ओपन है, चाहे वो कोई जगह हो सकती है, कोई व्यू हो सकता है, या फिर किसी की सोच या फिर थिंकिंग भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एक्सपेंसिव यानी क्या है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है वाइड, ओपन, ब्रॉड या फिर आउट गोइंग। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, चाहे वो साइज में हो, एरिया में हो, सोच में हो, या फिर तो कोई भी चीज़ मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो उसे हम कह सकते हैं वाइड, ओपन, ब्रॉड या फिर आउट गोइंग। वही एंटोनिम में हमारे पास है लिमिटेड, नैरो या फिर रिजर्व। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि संकीर्ण है। संकीर्ण यानी कि जिसका एरिया बहुत ही छोटा है, जिसका साइज छोटा है। ये थिंकिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर हम थिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि किसी का नैरो माइंड सेट है, यानी कि उसकी सोच कैसी है, तो छोटी है। या फिर जो लिमिटेड हम कह सकते हैं यानी कि सीमित, और रिजर्व का मतलब कह सकते हैं जो संकीर्ण। तो ये सारे हमारे क्या है, तो मतलब कि एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही स्पोक इन एन एक्सपेंसिव मैनर शेयरिंग हिज आइडियाज फ्रीली विद द ग्रुप। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो अपने आइडियाज को जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मैनर में यानी कि खुले तरीके से शेयर कर रहा था, और जो भी उसके आइडियाज है वो फ्रीली अपने ग्रुप के साथ जो है वो मतलब कि बांट रहा था या फिर शेयर कर रहा था। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि उसकी सोच कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, तो बहुत ही बड़ा है, यानी कि उसकी सोच नैरो नहीं है, यानी कि छोटी नहीं है। एक्सपेंसिव है यानी कि बड़ी है, व्यापक है, खुली हुई है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एक्सपेंसिव यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फॉल आउट। दोस्तों फॉल आउट का मतलब होता है परिणाम या फिर दुष्परिणाम। यानी कि फॉल आउट का मतलब होता है किसी एक्शन, इवेंट या फिर डिसीजन के बाद जो नेगेटिव रिजल्ट या फिर प्रॉब्लम सामने आती है, तो उसे हम फॉल आउट कह सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि पहले कुछ इंसिडेंट हुआ और उसके बाद जो बुरा इफेक्ट निकला, वही फॉल आउट होता है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके एग्जाम का रिजल्ट, अगर आप फेल हो चुके हो, तो फेल होने का फॉल आउट ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। यहाँ पर जो फॉल आउट है वो रिजल्ट को दिखाता है कि एग्जाम के बाद आया, यानी कि आपके फेल होने का फॉल आउट यानी कि रिजल्ट क्या हुआ, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो गया। या फिर मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल दूं, तो दो फ्रेंड्स के बीच की फाइट, तो उनकी फाइट का फॉल आउट ये हुआ कि उनकी बातचीत बंद हो गई। मतलब कि फाइट के बाद जो प्रॉब्लम आई, जो रिजल्ट आया, वही फॉल आउट है। जो बातचीत बंद हो गई वो फॉल आउट है। या फिर रॉन्ग डिसीजन, दैट डिसीजन हैड सीरियस फॉल आउट। इसका मतलब है कि डिसीजन लेने के बाद काफ़ी यानी कि बुरे इफेक्ट सामने आए। यानी कि डिसीजन लेने के बाद जो भी इफेक्ट सामने आए तो वो बुरे थे, नेगेटिव थे, इसलिए वो उसका फॉल आउट है। यानी कि किसी काम के होने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो यूजुअली नेगेटिव रिजल्ट आता है, उसे हम फॉल आउट कहते हैं। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि फॉल आउट का ओवरऑल मतलब है कि बाद में आने वाला बुरा असर या फिर कॉन्सिक्वेंस जो किसी काम के बाद होता है, तो उसे हम कहेंगे फॉल आउट। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है कॉन्सिक्वेंस, आफ्टरमैथ या फिर आउटकम। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि किसी चीज़ के होने के बाद का परिणाम, परिणाम जिसे हम कह सकते हैं, रिजल्ट हम कह सकते हैं, तो उसे हम कॉन्सिक्वेंस कहेंगे, आफ्टरमैथ कहेंगे या फिर आउटकम कहेंगे। अब वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है कॉज, ओरिजिन या फिर बिगिनिंग। कॉज का तो मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ की वजह, ओके। और ओरिजिन या फिर बिगिनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत या फिर प्रारंभ, यानी कि यहाँ पर जो है वो रिजल्ट की बात नहीं हो रही है, बल्कि किसी चीज़ की वजह की बात हो रही है, या फिर उस चीज़ की मतलब कि प्रारंभ या फिर उसकी चीज़ की शुरुआत की बात हो रही है, तो उसे हम यहाँ पर एंटोनिम में कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द फॉल आउट ऑफ द आर्ग्यूमेंट वॉज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस बिटवीन द फ्रेंड्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो जो बहस थी, यानी कि दो फ्रेंड्स के बीच जो बहस हो चुकी थी, तो उसका फॉल आउट, उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो दोनों फ्रेंड्स के बीच में मतलब कि साइलेंस रहा, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने जो है वो मतलब कि एक दूसरे से बातें नहीं की। तो इस तरीके से आपको समझना है कि फॉल आउट यानी क्या है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेजिमेंटेशन। दोस्तों रेजिमेंटेशन का मतलब होता है कठोर अनुशासन, अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन या फिर सख्त व्यवस्था। यानी कि रेजिमेंटेशन का मतलब होता है कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स, फिक्स्ड रूटीन और कंट्रोल में रखना। इसमें जो है वो फ्रीडम यानी कि आज़ादी कम होती है और हर चीज़ एक ही तरह, एक ही सिस्टम के हिसाब से करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जाम्पल देकर बताऊँ तो आर्मी लाइफ, जो आर्मी लाइफ होती है, तो उसमें उसमें उसके लिए हम कह सकते हैं कि आर्मी में रेजिमेंटेशन होती है। यहाँ पर वर्ड इसलिए यूज़ किया है हमने क्योंकि वहाँ पर आर्मी लाइफ में जो है वो हर चीज़ टाइम और रूल्स के हिसाब से चलती है। या फिर अगर मान लीजिए कि कोई स्कूल है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि इस स्कूल में रेजिमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब कि स्टूडेंट्स को हर चीज़ फिक्स्ड रूल्स को फॉलो करके ही करनी पड़ती है। या फिर अगर आपको मैं तीसरा एग्जाम्पल दूँ, तो ऐसा कोई ऑफिस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल्स है, यानी कि ऑफिस विद टू मैनी रूल्स, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्सेस रेजिमेंटेशन किल्स क्रिएटिविटी। इसका मतलब है कि जब कंट्रोल और रूल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो नए आइडियाज़ हैं वो आना बंद हो जाते हैं, यानी कि नए आइडियाज़ जो है वो मतलब कि नहीं आ पाते, या फिर क्रिएटिविटी जो है वो क्रिएटिविटी मर जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके आपको समझना है कि रेजिमेंटेशन यानी क्या होता है। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि रेजिमेंटेशन का ओवरऑल मतलब है कि टू मच कंट्रोल, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और कम फ्रीडम, यानी कि आज़ादी बहुत ही ज़्यादा कम, तो उसे हम कहेंगे रेजिमेंटेशन। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है स्ट्रिक्ट ऑर्डर, कंट्रोल या फिर डिसिप्लिन। दोस्तों स्ट्रिक्ट ऑर्डर का मतलब होता है जहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स है, यानी कि आपको जो है वो उनके ऑर्डर, यानी कि उनके जो मतलब कि आदेश है या फिर उनके जो कमांड्स है उनको फॉलो करना पड़ता है बहुत ही स्ट्रिक्टली, तो उसे हम स्ट्रिक्ट ऑर्डर कह सकते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है एक तरीके से जो है वो किसी को जो है वो अपने मतलब कि अंडर रखना, अपने उसको जो है वो मतलब कि वश में रखना, तो उसे हम कंट्रोल कह सकते हैं। फिर डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, ओके। एंटोनी में हमारे पास है फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर डिसऑर्डर। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जो रूल्स जो है वो तोड़े मोड़े जा सकते हो, या फिर जिसे जो है वो मतलब कि बदला जा सकते हो, जो रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं तो उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं, यानी कि रूल्स को जो है वो बदला जा सके या फिर तोड़ा मरोड़ा जा सके, तो वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। या फिर डिसऑर्डर का मतलब होता है जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी कुछ अपने मन से कर सकता है, तो वो होता है डिसऑर्डर। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द रेजिमेंटेशन ऑफ डेली लाइफ इन द हॉस्टल लेफ्ट लिटिल रूम फॉर पर्सनल चॉइस। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि हॉस्टल लाइफ में जो डेली लाइफ के ऊपर जो रेजिमेंटेशन है, यानी कि इतने सारे रूल्स है, इतनी सारे डिसिप्लिन की जो चीज़ें हैं, उसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो रहने वाले बच्चे हैं उनकी पर्सनल चॉइस के लिए बहुत ही कम जगह बच जाती है, यानी कि उनकी पर्सनल चॉइस जैसी नाम की कोई चीज़ वहाँ पर रहती नहीं है। जो भी उनको करना पड़ता है वो मतलब कि हॉस्टल के रूल्स के अकॉर्डिंग ही उनको करना पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पाइवोटल। दोस्तों पाइवोटल का मतलब होता है निर्णायक या फिर अत्यंत महत्वपूर्ण, यानी कि पाइवोटल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट या फिर कोई चीज़ जो टर्निंग पॉइंट जैसी होती है, यानी कि जिसके ऊपर बाकी चीज़ें डिपेंड करती है, तो उसे हम पाइवोटल कह सकते हैं। मतलब अगर कोई एक चीज़ अगर चेंज हो जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो पूरा चेंज हो सकता है उस एक चीज़ की वजह से, तो उस चीज़ को यानी कि पाइवोटल कहेंगे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपना असर बाकी चीज़ों पर भी डाल सकती है। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होती है किसी काम में तो उसे हम पाइवटल कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम यानी कि मान लीजिए कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम एक पाइवटल मोमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट से ही आपके आगे के ऑप्शंस डिसाइड होते हैं, यानी कि आपका करियर डिसाइड होता है। तो 10th का जो एग्जाम है या फिर उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, तो आपकी लाइफ का एक पाइवटल मोमेंट है। या फिर मान लीजिए कि कोई मैच का मोमेंट है, तो लास्ट ओवर का कैच पाइवटल था, इस तरीके से हम कहते हैं बहुत बार। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उस एक मोमेंट ने पूरा मैच का रिजल्ट बदल दिया, यानी कि अगर वहां पर जो है वो मतलब कि अगर टीम हार भी सकती थी, जीत भी सकती थी, तो वो एक मैच का जो मोमेंट है वो क्या था, तो पाइवटल था। या फिर मान लीजिए कि तीसरा हमारा एग्जाम्पल है लाइफ का डिसीजन। चूजिंग द राइट करियर इज अ पाइवटल डिसीजन, यानी कि मतलब ये डिसीजन फ्यूचर को स्ट्रांगली अफेक्ट करता है, यानी कि जो भी आप चूज करते हो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि पाइवटल होता है। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि पाइवटल का ओवरऑल मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर ऐसा डिसीजन जिसके अराउंड सब कुछ घूमता है, तो उसे हम कहेंगे पाइवटल। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है क्रूशल, सेंट्रल या फिर की। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, जिसके अराउंड बाकी सारी चीज़ें घूमती है, तो उसे हम क्रूशल भी कह सकते हैं, सेंट्रल भी कह सकते हैं, या फिर की भी कह सकते हैं। या फिर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है माइनर, अनइम्पॉर्टेंट या फिर इनसिग्निफिकेंट। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है, जो चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है यानी कि जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है यानी कि जिसका कोई भी मायना नहीं है, यानी कि जो मायने नहीं रखती इतनी ज़्यादा, या फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो यूजलेस है, हम जिसे जो है वो मतलब कि अवॉइड करते हैं, तो उसे हम माइनर कह सकते हैं, अनइम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, या फिर इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं, जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी, इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण नहीं होती है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हर रोल वॉज पाइवटल इन द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रोजेक्ट के सक्सेस में उसका जो रोल है, यानी कि उसका जो मतलब कि कर्तव्य है, उसका जो काम है, वो बहुत ही ज़्यादा पाइवटल था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यानी कि अगर वो काम नहीं करती, अगर उसका रोल नहीं होता इस प्रोजेक्ट में, तो पूरा रिजल्ट जो है वो चेंज हो सकता था, क्योंकि वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था उसका रिजल्ट, तो वो उस एक व्यक्ति पर, यानी कि वो व्यक्ति क्या है, तो पाइवटल है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको समझना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेराइजरी। दोस्तों डेराइजरी का मतलब होता है उपहासपूर्ण या फिर बहुत ही कम या फिर बहुत ही तुच्छ, यानी कि उपहासपूर्ण का मतलब होता है मजाक के लायक, यानी कि डेराइजरी का मतलब होता है कोई चीज़ इतनी कम होना या फिर इतनी बेकार होना कि लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। मतलब कि कोई चीज़ इतनी लो हो कि सीरियसली लेने लायक ही ना लगे, तो उसे हम डेराइजरी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं, तो मान लीजिए कि किसी की सैलरी, तो हम कह सकते हैं कि उसे डेराइजरी सैलरी ऑफर हुई है, मतलब कि सैलरी इतनी कम थी कि वो ऑलमोस्ट इंसल्टिंग लग रही थी। या फिर मान लीजिए कि पनिशमेंट, यानी कि टीचर चीटिंग पर जो है वो मतलब कि टीचर ने जो है वो बहुत ही डेराइजरी पनिशमेंट दी, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि पनिशमेंट इतनी लाइट थी कि कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, कोई असर ही नहीं पड़ा, ऐसा लग नहीं रहा था कि यानी कि सामने वाले इंसान ने, यानी कि व्यक्ति ने जो है वो कोई गुनाह भी किया है, कोई मतलब कि गलत काम भी किया है। तो वो पनिशमेंट कैसी थी, तो डिराइजरी थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कम थी। तो इस तरीके से जो है वो हम पनिशमेंट के सेंस में भी डिराइजरी यूज़ कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि कोई ऑफर है, तो सेकेंड हैंड फ़ोन के लिए डिराइजरी प्राइस ऑफर किया गया, मतलब कि प्राइस इतना कम था कि मजाक जैसा लग रहा था। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि डिराइजरी का ओवरऑल मतलब है रिडिकुलसली लो या फिर इंसल्टिंग लेवल की चीज़, तो उसे हम कहेंगे डिराइजरी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है रिडिकुलस, कंटेम्पशियस या फिर ट्रिवियल। दोस्तों रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपको मतलब कि मजाक जैसी लगती है। यानी कि डिराइजरी के सेंस में हमने देखा था कि डिराइजरी के सेंस में मतलब कि जो चीज़ आपको ऐसा लगे कि आपके साथ मजाक हो रहा है, तो उसे हम रिडिकुलस कह सकते हैं। कंटेम्पशियस का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण, यानी कि जो चीज़ आपको बेइज्जती फील करवाए, तो उसे हम जो है वो कंटेम्पशियस कह सकते हैं। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, यानी कि जो चीज़ बहुत ही कम हो या फिर ओछे दर्जे की हो, तुच्छ हो, तो उसे हम जो है वो ट्रिवियल कहेंगे। एंटनी में हमारे पास है फेयर, सीरियस या फिर रिस्पेक्टफुल, यानी कि जो फेयर है यानी कि ठीक ठाक है, सीरियस है या फिर रिस्पेक्टफुल है, यानी कि आपके काम के बदले मतलब कि जितना होना चाहिए उतने अमाउंट में है, या फिर जो भी चीज़ सही है, बिल्कुल सही मायने में है, तो उसे हम फेयर, सीरियस या फिर रिस्पेक्टफुल कह सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉज ऑफर्ड अ डिराइजरी अमाउंट हिज
अमाउंट फॉर हिज हार्ड वर्क, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, अपसेट था, क्योंकि उसे जो है वो उसके हार्ड वर्क के लिए यानी कि मेहनती काम के लिए जो है वो मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट, यानी कि बहुत ही मतलब कि इतना कम अमाउंट की उसे लग रहा था कि जैसे मेरे साथ मजाक हुआ है या फिर जैसे मेरी बेइज्जती की गई है, तो इतना कम अमाउंट जो है वो उसे उसके हार्ड वर्क के लिए ऑफर किया गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिराइजरी यानी क्या है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टर्पिट्यूड। दोस्तों टर्पिट्यूड का मतलब होता है नैतिक पतन, यानी कि मॉरल सेंस का पतन, या फिर आपकी दुष्टता, यानी कि दुष्टता यानी कि एक तरीके से आप जो है वो इसे करप्शन भी समझ सकते हैं या फिर आपकी जो विकेडनेस है वो भी समझ सकते हैं। यानी कि टर्पिट्यूड का मतलब होता है बहुत ही बुरा बिहेवियर या फिर मॉरल लेवल पर गिर जाना। ये जो वर्ड है वो तब यूज होता है जब कोई इंसान जानबूझकर ऐसा काम करता है जो क्लियरली रॉन्ग हो और जिससे कि उसकी इमेज भी जो है वो खराब हो जाए। सिंपल वर्ड्स में कैरेक्टर का गंदा हो जाना टर्पिट्यूड कहलाता है। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि कोई चीटिंग केस, तो एग्जाम में चीटिंग करना मॉरल टर्पिट्यूड है। यहाँ पर ये जो वर्ड है वो इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये एथिकली गलत काम है। या फिर मान लीजिए कि करप्शन, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, मान लीजिए कि कोई रिश्वत लेना टर्पिट्यूड दिखाता है। मतलब कि ये जो बिहेवियर है वो कैरेक्टर को लो लेवल पर दिखाता है, यानी कि इससे क्या होती है कि किसी की भी इमेज जो है वो डाउन हो सकती है। या फिर मान लीजिए कि फ्रॉड, फ्रॉड यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना एक्ट ऑफ टर्पिट्यूड है। इसका मतलब है कि ये जो काम है वो मॉरली बिल्कुल रॉन्ग है। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि टर्पिट्यूड का ओवरऑल मतलब होता है सीरियस मॉरल रॉन्ग या फिर कैरेक्टर का बहुत नीचे गिर जाना। तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे टर्पिट्यूड। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इमोरालिटी, डेप्रेविटी या फिर विकेडनेस। दोस्तों इमोरालिटी का मतलब होता है जिसमें मॉरल सेंस नहीं होता है, जिसके मॉरल्स जो है वो मतलब कि गिर जाते हैं, उसे सही गलत जो है वो समझ नहीं आता है, तो वो इमोरालिटी होती है। डेप्रेविटी का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ का पतन हो जाना, यानी कि किसी चीज़ का जो है वो मतलब कि लो लेवल पर आ जाना, मतलब कि एक तरीके से गिर जाना, तो वो होता है डेप्रेविटी। या फिर विकेडनेस का मतलब होता है दुष्टता, यानी कि गलत काम करना या फिर आपके अंदर की जो मतलब कि एक विलन वाली जो भावना होती है, आप अगर कुछ गलत काम करते हो तो वो होती है आपकी विकेडनेस। एंटनी में हमारे पास है वर्च्यू, मोरालिटी या फिर अपराइटनेस। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है, वर्च्यू का मतलब होता है आपके अच्छे गुण, मोरालिटी या फिर अपराइटनेस का मतलब होता है आप में मॉरल सेंस है, यानी कि आप मतलब कि एथिकल चीज़ों को जानते हो या फिर मतलब कि सारी चीज़ें आपको सही गलत पता है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि आपके अंदर मोरालिटी है, अपराइटनेस है यानी कि ईमानदारी है, तो उसे हम कहेंगे वर्च्यू, मोरालिटी या फिर अपराइटनेस, जो कि हमारे क्या है तो एंटीनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द लीडर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिकॉज ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। यानी कि जो लीडर है उसे जो है वो ऑफिस से निकाल दिया गया था उसके मॉरल टर्पिट्यूड की वजह से, क्योंकि वो मॉरली पूरी तरीके से गिर चुका था, यानी कि गलत काम कर रहा था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि टर्पिट्यूड यानी क्या है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है प्रिवारिकेशन। दोस्तों प्रिवारिकेशन का मतलब होता है टाल मटोल या फिर गोल मोल बातें करना, यानी कि प्रिवारिकेशन का मतलब होता है सीधा जवाब ना देना, बात को घुमा फिरा कर कहना या फिर सच छुपाने के लिए अनक्लियर बातें करना, यानी कि झूठे जवाब देना। जब कोई क्लियरली हाँ या फिर ना बोलने के बजाय एक्सक्यूजेस बनाता है, बहाने बनाता है, तो वही प्रिवारिकेशन होती है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पेरेंट्स आपसे सवाल करते हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं कि मार्क्स के बारे में उसकी प्रिवारिकेशन सबको समझ में आ गई, यानी कि अपने मार्क्स को छुपाने के लिए वो गोलमोल बातें कर रहा था, मतलब कि वो डायरेक्ट आंसर देने के बजाय बातों को घुमा रहा था। या फिर मान लीजिए कि आपके फ्रेंड्स के बीच का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई प्लान कैंसिल कर दिया आपने, तो प्लान कैंसिल करने पर उसकी जो प्रिवारिकेशन है वो अनोइंग थी, यानी कि आपकी जो प्रिवारिकेशन है, आपकी जो गोलमोल बातें थी वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग थी, मतलब कि वो सच बोलने के बजाय बहाने दे रहा था कि उसने प्लान कैंसिल क्यों किया। तो इस तरीके से आपको समझना है, यानी कि ओवरऑल मीनिंग प्रिवारिकेशन का ये है कि सच से बचने के लिए गोल मोल बातें करना, गोल गोल बातें करना, तो उसे हम कहते हैं प्रिवारिकेशन। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इवेशन, इक्विवोकेशन या फिर डिसेप्शन। दोस्तों इवेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना, इक्विवोकेशन का मतलब होता है गोलमोल बातें करना और डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना। एंटनी में हमारे पास है ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस या फिर कैंडर। दोस्तों ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, फ्रैंकनेस का मतलब होता है जो ओपनली सब कुछ बोल देता है, तो उसे हम फ्रैंकनेस कह सकते हैं। और कैंडर का मतलब होता है स्पष्टतावादी, यानी कि जो स्पष्ट रूप से सब कुछ बताता है, यानी कि क्लियरली बताता है, तो वो होता है कैंडर। तो इस तरीके से ये सारे हमारे क्या है तो एंटोनिम्स हैं।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज कांस्टेंट प्रीवैरिकेशन मेड इट हार्ड फॉर एनीवन टू ट्रस्ट हिज प्रोमिसेस। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जिस तरीके से वो कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार जो है वो अपनी बातों को गोल गोल घुमा रहा था या फिर टाल मटोल कर रहा था अपनी बातों में, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके प्रोमिसेस पर जो है वो किसी के लिए भी जो है वो ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। यानी कि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्रीवैरिकेशन यानी क्या है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड है कॉन्कॉमिटेंट। दोस्तों कॉन्कॉमिटेंट का मतलब होता है साथ साथ होने वाला या फिर सहवर्ती। यानी कि कॉन्कॉमिटेंट का मतलब है कि जो चीज़ मतलब कि जो चीज़ किसी चीज़ के साथ साथ नेचुरली होती है, मतलब कि जब एक चीज़ होती है तो उसके साथ अगर दूसरी चीज़ का आना ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है तो उसे हम कॉन्कॉमिटेंट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, स्ट्रेस और एग्जाम्स। तो हम क्या कहेंगे कि स्ट्रेस इज कॉन्कॉमिटेंट ऑफ एग्जाम्स। यहाँ पर ये वर्ड बताता है कि एग्जाम के साथ स्ट्रेस आना नॉर्मल है। या फिर सक्सेस एंड फेम, हम कहेंगे कि फेम इज़ अ कॉन्कॉमिटेंट ऑफ सक्सेस। इसका मतलब है कि अगर आप सफल हो जाते हो तो आपके पास जो है वो मतलब कि प्रसिद्धि या फिर फेम तो आ ही जाती है। या फिर रेन या फिर ट्रैफिक, तो हम कहेंगे ट्रैफिक जैम्स आर अ कॉन्कॉमिटेंट ऑफ अ हैवी रेन। यानी कि इसका मतलब है कि बारिश के साथ ट्रैफिक प्रॉब्लम आना कॉमन है। ओवरऑल मीनिंग ये है कि कॉन्कॉमिटेंट का मतलब होता है जो चीज़ किसी और चीज़ के साथ नेचुरली जुड़ी होती है तो उसे हम कहेंगे कॉन्कॉमिटेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है अकम्पनिंग, एसोसिएटेड या फिर कॉन्करेंट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है जो एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है, या फिर अगर कोई एक चीज़ होगी तो वो चीज़ भी होनी ही है उसके साथ, मतलब कि आती ही है तो उसे हम कहेंगे, यानी कि मतलब कि साथ साथ होने वाली दो चीज़ें या फिर एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें तो उसे हम कहेंगे अकम्पनिंग यानी कि साथ देने वाली कोई चीज़, एसोसिएटेड यानी कि जुड़ी हुई चीज़, कॉन्करेंट यानी कि जुड़ी हुई चीज़ें। तो ये हो गए हमारे सारे सिनोनिम्स। वही एंटोनी में हमारे पास है सेपरेट, इंडिपेंडेंट या फिर अनरिलेटेड। सेपरेट या फिर इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो अलग अलग चीज़ें हैं, जो जुड़ी हुई नहीं है, आज़ाद है, अपने अपने लेवल पर अलग अलग है, तो उसे हम सेपरेट या फिर इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। अनरिलेटेड का मतलब है जो जुड़ी हुई नहीं है, एक का दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो उसे हम कहेंगे अनरिलेटेड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर बताया गया है स्ट्रेस इज ऑफन अ कॉन्कॉमिटेंट ऑफ अ बिजी एंड डिमांडिंग लाइफस्टाइल। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो स्ट्रेस है यानी कि जो चिंता है, परेशानी है, ये हमेशा जो है वो मतलब कि बिजी एंड डिमांडिंग लाइफस्टाइल के साथ आती ही है। यानी कि अगर आपकी लाइफस्टाइल डिमांडिंग है, बिजी है, बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हो, तो उसके साथ जो है वो मतलब ये स्ट्रेस का जुड़ कर आना नॉर्मल है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कॉन्कॉमिटेंट यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है डेस्पोटिक। दोस्तों डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश या फिर अत्याचारी। यानी कि डेस्पोटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और अनफेयर पावर यूज़ करने वाला। यानी कि ऐसा पर्सन या फिर ऐसा सिस्टम जो अपनी मर्जी चलाता है, दूसरों की बातें नहीं सुनता और रूल्स को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है, तो उसे हम डेस्पोटिक कह सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि ऑफिस में जो स्ट्रिक्ट बॉस होता है तो उसे हम कह सकते हैं ही इज़ अ डेस्पोटिक बॉस। मतलब कि वो जो बॉस है वो सिर्फ ऑर्डर देता है, किसी का भी ओपिनियन, किसी की भी बातें नहीं मानता, तो वो डेस्पोटिक है। या फिर स्कूल अथॉरिटी, तो हम कह सकते हैं कि डेस्पोटिक रूल्स इन स्कूल। यानी कि यहाँ पर ये जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है क्योंकि रूल्स जो है वो अनफेयर और ओवर कंट्रोलिंग है। या फिर मान लीजिए कि कोई लीडर है, कोई नेता है, तो हम कह सकते हैं द लीडर बिकम डेस्पोटिक। इसका मतलब है कि पावर मिलने के बाद वो टायरेंट जैसा बिहेव करता है, यानी कि तानाशाही करता है। तो इस तरीके से वो लीडर क्या है, तो डेस्पोटिक है। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि डेस्पोटिक का ओवरऑल मीनिंग होता है जो अपनी पावर का गलत और ज़्यादा कंट्रोल के साथ यूज़ करे। यानी कि जो अपनी पावर को यानी कि एक तरीके से तानाशाही जैसा यूज़ करता है या फिर गलत चीज़ों के लिए यूज़ करता है, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है, तो वो होता है डेस्पोटिक। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है टायरेनिकल, ऑथोरिटेरियन या फिर ऑप्रेसिव। दोस्तों टायरेनिकल का मतलब होता है अत्याचारी या फिर मतलब कि जो तानाशाही करता है, लोगों पर अत्याचार करता है, तो वो होता है टायरेनिकल। ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है सत्तावादी, जो अपनी ही सत्ता चलाता है, अपनी ही मर्जी चलाता है, अपना ही रूल चलाता है, तो वो ऑथोरिटेरियन होता है। और ऑप्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी, यानी कि जो लोगों का शोषण करता है, लोगों को मतलब कि परेशान करता है, सताता है या फिर उनको उनके ऊपर अत्याचार करता है, उनका दमन करता है, तो उसे हम ऑप्रेसिव कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है डेमोक्रेटिक, फेयर या फिर लिबरल। दोस्तों डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, यानी कि जहाँ पर जो है वो मतलब कि लोगों की सुनी जाती है।
फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष यानी कि जो भेदभाव नहीं करता, और लिबरल का मतलब होता है उदार यानी कि जो सबकी सुनता है, सबकी मानता है, जिसका मन बड़ा है तो वो होता है लिबरल। तो ये है हमारे सारे एंटोनिम्स। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द डेस्पोटिक रूलर कंट्रोल द कंट्री विद फियर एंड फोर्स, यानी कि एक जो मतलब कि डेस्पोटिक रूलर है यानी कि जो अत्याचारी रूलर है वो जो है वो अपनी प्रजा को किस तरीके से कंट्रोल कर रहा था, तो डर और अत्याचार के साथ, फोर्स के साथ वो अपनी प्रजा को कंट्रोल कर रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।